मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों मैं आज बता रहा हूं कि नवग्रह आश्रम पर जो चिकित्सा का शेड्यूल है वो क्या है। मतलब चिकित्सा कब की जाती है, चिकित्सा किन वार को की जाती है और वो वार क्यों हमने निर्धारित किए हैं और आपको किस प्रोसीजर से गुजरना होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह सूचित कर रहा हूं कि नवग्रह आश्रम पर सप्ताह में 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार चिकित्सा के लिए नियत किए गए हैं। इसके पीछे जो मूल कारण है, क्योंकि नवग्रह आश्रम कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है, ये बिल्कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। ये एक तरह का आयुर्वेद का और गौ संवर्धन का और इसका वनस्पति शास्त्र का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है। यहाँ हमारे विद्वान डॉक्टर्स भी, कई साइंटिस्ट भी, कई इसके मतलब वनस्पति विज्ञान के जो बड़े प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, वो सभी लोग मिलके और कई चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञाता विद्वान भी नवग्रह आश्रम की रिसर्च टीम में शामिल है। तो इतने अच्छे लोगों का जो समूह है, तो उस समूह को समय भी चाहिए। और रिसर्च एक ऐसी चीज है कि एक ही चीज को कई दिनों तक मतलब उस चाहे रोग पे हो, चाहे पौधे पे हो, चाहे गाय की किसी नस्ल पे हो या किसी रोग के मतलब आदतों पे हो, तो उस पर रिसर्च की जाती है। तो रिसर्च की वजह से सोमवार से लगा के और गुरुवार शाम तक मतलब रिसर्च वर्क किया जाता है। चाहे वो पुस्तकों का अध्ययन हो, चाहे वो पौधों के साथ में रिसर्च हो, चाहे गायों के साथ में रिसर्च हो, चाहे पुरानी जो कैश हिस्ट्रियाँ होती है जो कि हम मतलब और पेशेंट को हम फ़ोन करके 10% पेशेंटों को हम फ़ोन करके उनका जो फीडबैक लेते हैं, उस फीडबैक को भी नोट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और उस फीडबैक को, उस रिकॉर्डेड फीडबैक पे आपस में विद्वान लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि भाई इस रोग में अगर ये औषधि और अतिरिक्त दी जाए तो अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। ये औषधि अगर इस औषधि में ये घटक अगर नहीं दिया जाए तो ज़्यादा लाभ हो सकता है, या ये जो पौधा है ये इसमें विष तत्व है या ये विषैला है या नहीं है, अगर इसको देना है तो इसका शोधन किस तरीके से किया जाए, इत्यादि इस तरीके की कई चीजें मतलब शोध किया जाता है। वो शोध का जो कार्य है सोमवार से गुरुवार तक है। अब आते हैं पर शुक्रवार पे। शुक्रवार के दिन मुख्यतया सुबह 8 बजे मतलब किडनी की क्लास होती है। किडनी जो रोग है, जो आपकी पॉलिस्टिक किडनी है या किडनी फेल्योर है या आपका जीएफआर कम है या आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या आपकी किडनी में स्वेलिंग है, मतलब किडनी संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उस पर एक बहुत विस्तार से एक क्लास की जाती है, एक यानी कि जो जानकारी दी जाती है रोगियों को, जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में या क्लास में, स्कूल में मतलब विद्यार्थियों को सामने बिठा के और उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे 1 घंटे का लेसन यहाँ दिया जाता है किडनी पे। फिर किडनी की क्लास खत्म होने के बाद में डायबिटीज की क्लास होती है, सेम डे, शुक्रवार की बात कर रहा हूँ। शुक्रवार को ही डायबिटीज की भी क्लास होती है और डायबिटीज के कारण और उसकी औषधियाँ लेने का विधि और क्या परहेज रखे जाए, ये सब चीजें करीब 1 घंटे के तक विस्तार से समझाई जाती है। और अन्य जो रोग होते हैं जैसे लकवा है, मिर्गी है, पागलपन है, हिस्टीरिया है, इनकी औषधियां भी शुक्रवार को दी जाती है। अब आते हैं अपन शनिवार को। शनिवार जो मुख्य हमारा है वो प्रथम जो प्राथमिकता है वो कैंसर को है, यानी कि कैंसर की क्लास सुबह 8 बजे होती है और आउटडोर सभी प्रकार की बीमारियों का होता है। परंतु चूंकि किडनी वाले की शुक्रवार को क्लास हो रही है तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि उनको शुक्रवार को ही आना चाहिए, ना कि शनिवार को। और शनिवार को कैंसर मुख्य है, उसके अलावा
जैसे अन्य बीमारियां हैं, अगर आप आ जाते हैं तो क्लास तो नहीं होगी, परंतु औषधि आपको मिल जाएगी। डॉक्टर साहब आपकी रिकॉर्ड देख लेंगे, उस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको औषधि लिख दी जाती है, और औषधि वितरण काउंटर से आपको औषधि प्राप्त भी हो जाती है, मतलब आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अत्यंत गरीब व्यक्ति हैं, आप 1 महीने की औषधि भी लेने की स्थिति में नहीं है, तो औषधि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नवग्रह आश्रम आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा देता है, 100% निःशुल्क आपको औषधि मिल जाती है। और वैसे भी मिर्गी, पागलपन, हिस्टीरिया, लकवा, ये जो प्रारंभ जनित 4 रोग है, इनका तो वैसे भी शुल्क किसी से नहीं लिया जाता है, औषधि 100% फ्री होती है। तीसरा जो रविवार है, रविवार को भी प्रातः 8 बजे इसकी कैंसर की क्लास होती है, और पूरा विस्तार से कैंसर के बारे में समझाया जाता है। और सेम डे, मतलब रविवार को भी आप 11:30 बजे तक औषधि लेके बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, और शनिवार को भी आप 11 बजे तक और 11 साढ़े 11 बजे तक औषधि लेके फ्री हो जाते हैं। और अब आपको जो हमारी मुख्य एक गतिविधि है नवग्रह आश्रम की, वो ये है कि आपको आपके जो शंकाएं हैं, आपके जो डाउट्स हैं रोगों के प्रति, वो लिटरेचर के माध्यम से आपको मतलब समझाया जाता है। कैंसर से ज्यादा कमजोर बीमारी इस दुनिया में नहीं, इसका बहुत स्पष्टता के साथ मैं आपको समझा देता हूं, टेक्निकल तरीके से समझा। आपको एड्स हो गया, आपका वजन कम हो रहा है, स्किन का ग्लो कम हो गया, छोटी मोटी जुकाम, सर्दी जुकाम बीमारियां तुरंत होने लग गई, आप डॉक्टर के पास गए, आपने ब्लड का सैंपल दिया और डॉक्टर ने कहा सॉरी मिस्टर, आपको तो HIV जो वायरस है वो है। आपको खांसी चल रही है, खून आ रहा है, लगातार दुखी हो रहे हो, सांस नहीं लिया जा रहा है, आपने जाके अपना सैंपल दिया, डॉक्टर ने कहा भाई आपको तो इसका जो मतलब ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में है। आपको खुजली चल रही दुनिया भर की, आपको मतलब जगह जगह दाग हो रहे हैं, मतलब वो बने हुए हैं, और आप डॉक्टर के पास गए चेक करवाने, डॉक्टर ने आपका सैंपल लिया और उन्होंने क्या बोले, साहब आपको तो फला फंगस है, TV3 या TV4 जो भी उस फंगस का नाम है वो है, आपको फंगल डिजीज है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपने पेट CT करवाया, आपके लंग्स इतने अफेक्टेड हो गए, कहा साहब आपको तो कोविड है, मतलब कोविड का वायरस है आपकी बॉडी। ये सब जितने बीमारियां हैं, आपको बुखार है, बोले डॉक्टर कहेगा साहब आपका ESR बढ़ा, इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में, इसके आपको बुखार आ है। एकमात्र बीमारी ऐसी है ये कैंसर, जिसका कोई डॉक्टर कारण नहीं बता सकता। वो ना तो वायरस है, ना फंगस है, ना निमेटोड्स है, ना एफिड है, ना चेसिड है, ना थ्रिप्स है, ना अमीबा है, और कुछ भी नहीं। मतलब हिंदी में अगर बहुत सिंपल तरीके से मैं बात करूं तो कैंसर का कोई ना तो जीवाणु है, ना अंडाणु है, ना कीटाणु है, ना विषाणु है। अब प्रश्न तो यह खड़ा होता वहां आगे, ये तो चलो कम से कम ठीक हुआ कि भाई ये जिन राक्षसों ने नाम लिए, इन राक्षसों की वजह से ये नहीं हुआ। अब जब किसी बीमारी का जीवाणु, अंडाणु, विषाणु, कीटाणु नहीं है, तो फिर कहां से आए वो? भाई आप बैंक भी नहीं गए, किसी आदमी से भी नहीं मिले, और आपकी जेब में 2 लाख रुपए पाए गए, कहां से लाया? किसकी गलती है, किसकी होशियारी है? गलती है तो भी आपकी, होशियारी है तो भी आपकी। तो सेम वही चीज है, कैंसर जो पैदा हुआ वो हुआ इंसान की गलती से, इंसान का प्रकृति के खिलाफ कार्य करने से। अब मैं मेरी डेफिनेशन देता हूं आपको, मैं कैंसर को क्या समझता हूं। मेरा जो पिछला 10 साल का जो अनुभव है कैंसर चिकित्सा का, वो ये है कि आप जिस अंग विशेष पर अत्याचार करते हैं, आप जिस बॉडी पार्ट पर, अंग विशेष पर अत्याचार करते हैं, उस अंग विशेष की कोशिकाओं की जो बगावत है, उनका जो बगावत कर दी उन्होंने, ठीक है, और वो बगावत को कोष्टक में कर लो DNA, उन कोशिकाओं का जो DNA है, DNA को बहुत सिंपल तरीके से समझो तो मतलब खानदान, पर तो पीछे से पीठ से बता देगा कि यार ये सलामत जी का लड़का जा रहा है, पूछो उसे,
और वो कहेगा हाँ साहब सलामुद्दीन जी मेरे भाई। ये क्या, ये डीएनए, मतलब वो सलामुद्दीन जी का जो डीएनए है वो उस लड़के में दिख रहा है। तो ये तो पहले आप डीएनए चेक करती थी, परंतु आज का जो विज्ञान है वो विज्ञान डीएनए चेक करता है कि आपकी जो सेल्स है, नॉर्मल सेल्स है, उन सेल्स का जो डिवाइडेशन का जो सिस्टम है वो 1 से 2 है, 1 से 2 है। एक महिला का एक अंडा, एक पुरुष का शुक्राणु, दोनों मिले आपका मतलब भ्रूण बन गया। भ्रूण बन के धीरे धीरे बड़ा हो गया, परंतु आपके मरने की तारीख तक भी आपके शरीर में एक कोशिका की 2 होगी, फिर 1 की 2 होगी, फिर 1 की 2। इसी तरीके से पूरा क्रम चलेगा। ये सामने एक चार्ट है, अगर आप अच्छे से समझना चाहोगे तो इसको समझ लो। परंतु अब जो कैंसर की जो सेल है वो अपना डीएनए चेंज कर लिया उसने। डीएनए चेंज करने के बाद में वो क्या करेगी कि जो आपकी बॉडी में, आपके सबके शरीर में कैंसर है, मेरे शरीर में भी है, परंतु मेरी जो अच्छी कोशिकाएं हैं, सकारात्मक कोशिकाएं हैं, जो पॉजिटिव सेल है वो 90% है। आपके भी 90% है, जौहरी साहब की भी 90% है, परंतु जौहरी साहब की जो 10% नेगेटिव सेल है उन्होंने अपना डीएनए चेंज करके 2 कोशिकाएं मिली और उन्होंने तीसरी को पकड़ा। मतलब इसको सिंपल तरीके से समझो कि 2 WBC मतलब 2 RBC मिली, 1 WBC को पकड़ लिया। WBC का क्या काम है? वो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बनाए रखने की, ठीक है। उसने पकड़ लिया, पकड़ के उन्होंने 3 हो गई, 3 होते ही वो 9 हो जाएगी, 9 होते ही 81 हो जाएगी, 81 होते ही 6500 समथिंग, मतलब ये हो जाएगी। और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करती है। जिन लोगों को कैंसर था उन लोगों की कोशिका में PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन पाए, और जिन लोगों को कैंसर नहीं था उनकी कोशिकाओं में मतलब PD1 और CTLA4 नाम के प्रोटीन नहीं थे। तो एक तो ये तय हो गया कि हाँ, इसका मतलब जो चोर की मां कौन है, ये दोनों है, ये दोनों प्रोटीन है जो उन कोशिकाओं को मरने नहीं देते। मतलब ये, इससे कैंसर पैदा नहीं होता। और ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों का नॉलेज थोड़ा ऊंचे लेवल का, मुझे पता चल गया कितने नॉलेज वाले लोग हैं आप, तो आप उसको थोड़ा उल्टा समझा दो। इसको उल्टा यूं समझा रहा हूं कि इसकी वजह से कैंसर नहीं होता है, परंतु ये जब खाओगे तो कैंसर ठीक नहीं होगा कभी भी जिंदगी में। अगर ये खाते रहोगे, कौन कौन सी चीजें? गेहूं नहीं खाना है, जौ नहीं खाना है, बाजरा नहीं खाना है, मक्का नहीं खाना है, सोयाबीन नहीं खाना है। यानी कि गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, उड़द, चौला, चावल, अरहर, तुअर, ये जो चीजें हैं, जो क्रॉप्स हैं, इसमें मूंग शामिल नहीं है। मूंग खा सकते हैं आप, क्योंकि मूंग में PD1 CTLA4 नहीं है। मूंग इसमें अपवाद है, क्योंकि मूंग को आप समय पे नहीं काटोगे तो फड़क जाएगा, और बाकी उड़द को तो आप 10 साल खेत में खड़ा रहने तो कोई तकलीफ ही नहीं। अरहर को आप रहने दो, कोई समस्या ही नहीं है। तो ये PD1 और CTLA4 जो है, और अपने शास्त्रों में भी मूंग के लिए तो लिखा है पुष्पम समर्पयामि में। आप जब भी पूजा करते हैं तो मूंग, उड़द तो नहीं रखते हैं, उड़द वो लोग रखते हैं जो काले कपड़े पहनते हैं, मतलब राक्षसी प्रवृत्तियों के लिए, तो वो अलग चीज है। तो मूंग में PD1 CTLA4 नहीं है, ठीक। तो ये जो 14 तरह के जो अनाज है, 13-14 तरह के, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, सोयाबीन, चौला, चावल, अरहर, तुअर, ये जो है ये आपको नहीं खाने। अब आप कहोगे साहब फिर हम तो यहाँ कैंसर का इलाज करवाना है, और हरियाणा वालों ने तो मन में सोच ही लेगा, बोल रहा बाबा ने फंसा लिया भाई, ले रोटी बंद कर दी, ले उधर ठीक हो, ले फिर ठीक होकर भी क्या करेगा, रोटी ना खा सकेगा तो। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूं बाबा, बिल्कुल सही कह रहा। मैं आपको सब्स्टिट्यूट दे रहा हूं। अपने बाप दादे, बुजुर्ग लोग, सियाने लोग, पुराने लोग उपवास में क्या खाते थे? ये साइंस है इंडिया का, ये आयुर्वेद का साइंस है, ये इंडिया का साइंस है। वो कहते थे कुट्टू खाओ, रागी खाओ, सामा खाओ, बगर खाओ, ये आपका क्या कहते हैं इसको, राजगिरा खाओ, हरे चने खाओ, हरे मटर खाओ, हरा भुट्टा खाओ। खाते हैं ना उपवास में ये चीजें। क्यों खाते हैं? ये इसलिए अपने जो बाप दादे थे, पुराने जो लोग थे, या जो पुराना आयुर्वेद था, पहले मैं तो कहता हूँ आयुर्वेद ही जीवन था, मतलब जीवन दर्शन ही आयुर्वेद था, सीधे सीधे शब्दों में ये था। अब बताता हूं, इस धरती पे पैदा होने वाली जितनी हरी सब्जियां सब खा सकते, जितनी
हरी सब्जियां। अब इसमें दिमाग मत लगाना वैसा टमाटर तो लाल होता है, वो हरी सब्जी में ही गिना जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं वो पहले टमाटर हरा हो। बैंगन हरी सब्जी में नहीं आता, आता है बस। मतलब जितने प्रकार की हरी सब्जियां वो सब आप खा सकते हैं। ठीक है, नाम गिनाऊंगा तो, क्योंकि एग्रीकल्चर साइंस का आदमी हो तो नाम गिनाऊंगा तो कम से कम 200 सब्जियां गिना सकता हूं मैं आपको। ओके, जितने कंद हैं वो सब खा सकते हैं। कंद का मतलब हो गया आलू खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं, लहसुन खा सकते हैं, शकरकंद खा सकते हैं, गराड़ू खा सकते हैं, रताड़ू खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। ओके, मूल ये आपके मतलब गाजर मूली ये सब जितने खा सकते। आपका गन्ना, गन्ने का रस पी सकते हैं, गन्ना चूस सकते हैं, गन्ने का गुड़ खा सकते हैं। ठीक, चीनी की जगह आ गया ठीक देसी गुड़। ओके, ये काकब वगैरह जो भी दानेदार गुड़ है या जो ढीला गुड़ है, खाली औषधि का काम करता है गुड़ आपके लिए। ओके, तेल में आप कोल्लू का तेल निकलवाइए, मतलब कोल्लू में से तेल निकलता है या तिल्ली में से या सरसों में से? सरसों में। अब बहुत सारे शहर के लोग हैं ऐसे आजकल एक नई कल्चर आई, वाऊ, ये जो वाऊ है ना वाऊ, हाँ, वो कहते साहब, मैं कहता हूं कच्चे गाड़ी का तेल, वो कहते सरसों का तेल। अब आपको जितने प्रकार, अब आप इस पर आइए, जितने प्रकार के फल हैं वो सब खा सकते हैं। फल नाम आ गया, परंतु विशेष तौर से क्या खाना उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। सब्जी पे आ रहा हूं, पहले ब्रोकली खूब खाइए आपका कैंसर ठीक है, क्योंकि एक शब्द है एंटीऑक्सीडेंट, एक शब्द है एंटीऑक्सीडेंट, वो है उसमें। गोभी में है, टमाटर में है, लाल मिर्च जो अभी अभी मतलब हरी से लाल बनी है उसमें है। और इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए कि जिन्होंने किसानों को बहुत अच्छी सलाह दी, उनका आपको लाल मिर्च बोनी चाहिए भाई, इसका पैसा ज्यादा मिलता है। जितने प्रकार के फल हैं उन फलों में कुछ ऐसे फल हैं जो आपको बहुत जल्दी मतलब उसको, जैसे आपका चीकू है बहुत फायदा करता है, पपीता है बहुत फायदा करता है, स्ट्रॉबेरी है बहुत फायदा करता है। मतलब ये कुछ फल हैं जिनके अंदर विशेष तौर से गुण है, ताकि आपके जितने भी फल है उनका मिक्स करके जूस बनाइए, जूस पीजिए, आपका कैंसर जल्दी ठीक होगा। जितने प्रकार की सब्जियां हैं जो मैंने बताई, इसके अलावा भी जो भी हरी सब्जी आ गई, जो आप मंडी में जाते हैं सब्जी लेके आते हैं, उन हरी सब्जियों को आप सूप बनाइए। अपना इलाज खुद करें की श्रृंखला में मैं आज गुड़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये गुड़ है मेरे हाथ में, और ये आप देख पा रहे हैं, गुड़ यानी कि गन्ने का जो रस होता है उसको, उसमें से पानी कम करके, यानी कि उसको उबालते उबालते जब पानी कम हो जाता है और शेष जो नीचे बचता है प्राकृतिक तरीके से, उसको गुड़ कहा जाता है। और गुड़ शक्कर से कई गुना अच्छे औषधीय गुण रखता है, यानी कि गुड़ को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण औषधि का स्थान दिया गया है। और कई प्रकार की जो मिठाइयां बनती है उसमें भी गुड़ का जो उपयोग है वो लिया जाता है। कई औषधियों में भी गुड़ को एक तरह से मतलब गुड़ में मिला के औषधियां बनाई जाती है या औषधियां दी जाती है। और खास तौर से जो कई क्षेत्रों में आज भी गुड़ की चाय बना के लोगों को पिलाई जाती है। और दिन भर जब व्यक्ति थक जाता है तो शाम को थोड़ा सा गुड़ खाने से ही उसकी जो थकान है वो समाप्त हो जाती है। अब मित्रों, मैं विस्तार से जो गुड़ के जो औषधीय गुण हैं उन पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम जो अगर आप यूं समझेगा, आप 100 ग्राम गुड़ अगर आपके पास है तो उस 100 ग्राम गुड़ में आपको 0.4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 0.1 ग्राम फैट मिलती है, 80 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है, 40 मिलीग्राम फास्फोरस मिलता है, 11 मिलीग्राम करीब इसमें आयरन होता है। इसीलिए हमेशा जिन लोगों में खून की कमी होती है उन लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुड़ का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन मतलब लगातार बढ़ता रहे। और 1 ग्राम इसमें छोटे छोटे माइनर और मतलब जो मिनरल्स है वो होते हैं। 0.2 मिलीग्राम थायोमिन पाया जाता है, 0.5 मिलीग्राम रिबोफ्लाविन पाया जाता है, 0.5 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। और इसमें आपको अगर 100 ग्राम गुड़ का सेवन आप करते हैं
तो आपको 383 किलो कैलोरी मतलब प्राप्त होती है। बाकी इसके अंदर सुक्रोज होता है, रिड्यूसिंग शुगर और नमी की तात्पर्य है कि गुड़ गुणों की खान है और सर्दी में गुड़ खाना जो है वो अत्यंत मतलब लाभप्रद है। अब मैं अगर बीमारियों की बात करूं आपको, तो गुड़ जितना पुराना होगा उतना ही उत्तम मतलब कहा गया। तो गुड़ हमेशा पुराना गुड़ अगर आप सेवन करते हैं तो ये बहुत काम की चीज है। अब जैसे किसी का मूत्र में बहुत ज्यादा जलन हो रही हो, आप उस व्यक्ति को गुड़ खिला दीजिए। उसका 250 ग्राम मतलब जो जैसे मान लो आप अगर गुड़ ले लेते हैं उसमें थोड़ा सा चीरा मिला लें और दिन भर का उसको पाव भर अगर गुड़ आप खिला देते हैं तो मूत्र कुछ में उसको बहुत लाभ होता है। रक्त विकार यानी कि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो आप जितना गुड़ खाएंगे उतना आपका खून साफ होगा, मतलब क्योंकि ये मूत्रल है तो ज्यादा पेशाब आएगा तो आपका खून बिल्कुल साफ होगा। उदर वायु यानी कि आपको मतलब खाने के साथ में 25 ग्राम गुड़ और खास तौर से मतलब आप अगर खाना खाने के बाद में अगर आप गुड़ का सेवन करते हैं तो आपकी यौन शक्ति भी बनी रहती है, आपके शरीर में गैस नहीं बनती है और आप बहुत जल्दी मतलब आपकी जो गैस संबंधी समस्या है वो समाप्त होती है। एक जिन लोगों को पित्त की समस्या होती है वो लोग अगर गुड़ का सेवन करें तो उनमें जो पित्त का जो समन है वो गुड़ करता है। गुड़ बहुत आपको लाभ देने वाला एक गुड़ शक्तिवर्धक है। मतलब शक्ति अगर आपके शरीर में कमी है, आप अगर कमजोर महसूस करते हैं तो आप जितनी अधिक मात्रा में गुड़ का सेवन करेंगे आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो उतनी जल्दी आएगी। और खासतौर से जो प्रसूता स्त्रियां हैं जो उनको गुड़ का अच्छी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए ताकि उनके शरीर में जो रक्त की मात्रा है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है, शक्ति की जो मात्रा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो मात्रा है वो बराबर बराबर बनी रहेगी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? अभिनव यादव। कहाँ से हो? गोरखपुर से। तो आपको मतलब क्या बीमारी हुई? मेरी बच्ची है परी यादव। हाँ जी। इसको 2021 में इसको डायग्नोस हुआ था, इसको ब्रेन में ट्यूमर था। तो इसको ले जा करके कहीं ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर ने कहा। तो बीच में इसको उल्टियाँ वगैरह बहुत होती थी और फिर उसके बाद इसका 14 जुलाई 2021 को इसका सर्जरी हुआ। सर्जरी के एक हफ्ते के बाद इसको डिस्चार्ज किया गया और फिर मैं एक हफ्ते तक वहीं बाहर एक रूम लेकर के रुका। इसमें कोई अगर दिक्कत होती है तो फिर दोबारा एडमिट हो जाएंगे। लेकिन उसी ड्यूरेशन में मुझे पता चल गया था नवग्रह आश्रम के बारे में कि हाँ कैंसर का इलाज होता है। और वहाँ के डॉक्टर्स ने इसको ये भी बोल दिया था कि 1 साल से 1.5 साल इसकी एज ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ये नहीं बचने वाली है क्योंकि इसका कैंसर ऐसी जगह पे है कि क्रिटिकल प्लेस पे है और वो बाद में जब रीग्रोथ करेगा तो दिक्कत कर देगा, फिर दोबारा सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। फिर मैं वहाँ 1 हफ्ते तक वहाँ रुका और उस ड्यूरेशन में मैं खूब वीडियो देखी नवग्रह आश्रम की और फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। तो घर ना जाकर के डायरेक्ट मैं लखनऊ से सीधा यहाँ आ गया भिलवाड़ा में मेरा घर भी है। भैया पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहते हैं। तो फिर भैया के पास आया, भैया लेकर के हम लोग यहाँ आए और हम लोग यहाँ दिखवाए इसको और तब से इसकी दवा जैसे यहाँ बताई गई थी, जैसे जो कुछ भी परहेज बताया गया था, जैसे बोला गया था वो सारी चीज़ें इसने फॉलो की। बच्चे जल्दी मानते नहीं है कि हमें ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन इसके मन में इतना डर बैठ गया था। इसने 100% परहेज का पालन किया, दवाओं को भी नियम से लिया और फाइनली आज ठीक है।